नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं नवल जांगीड़ आपका एनके सर बायोलॉजी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आप लोगों को लेब असिस्टेंट की बायोलॉजी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूं और यहां हम वो कोशिश कर रहे हैं कि हमको लगता है कि यहां से एनसीईआरटी की लाइनों से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए मैं आपको एनसीईआरटी की लाइनें वही बताऊंगा जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। आप ये मत समझना कि मैं पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं। एनसीईआरटी में वो लाइनें जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उन्हीं को ही रीड कर रहे हैं। पूरी एनसीईआरटी रीड कर पाना एक डिफिकल्ट टास्क भी है, तो हम लोग जो काम की लाइन है उनको पढ़ रहे हैं। और उस सीरीज में हमारा आज जो चैप्टर है वो है सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन का पार्ट 1 पढ़ेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में आपको कंप्लीट करा चुका हूं, जैसे कि सेल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना कौन सा वाला पोर्शन है, पार्ट फर्स्ट, सेल डिवीजन की बात करेंगे। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, इधर यहां पर दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। माइटोसिस को हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। देखो, हमारे शरीर में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक तो होती है कायिक कोशिका और एक होती है जनन कोशिका। कायिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें समसूत्री विभाजन होता है, और जनन कोशिकाएं वो होती है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। मेरे सामने यहाँ पर दो तरह के विभाजन आपको दिए हुए हैं, एक तो है समसूत्री विभाजन और दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री अर्धसूत्री में क्या होता है, यदि कोई डिप्लॉइड सेल डिवाइड होती है तो बनने के बाद में दोनों कोशिकाओं के अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ है वो समान मात्रा में जाता है, तो इसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन। लेकिन वह कोशिका जो जनन कोशिका जिसमें द्विगुणित अवस्था में होती है और विभाजन के बाद में अगुणित अवस्था में युग्मकों का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? युग्मकों का निर्माण करती हैं। तो उस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन देखा जाता है। कौन सा विभाजन देखा जाता है बेटा? अर्धसूत्री विभाजन। तो हम यहाँ पर समसूत्री अर्धसूत्री को समझेंगे। अर्धसूत्री विभाजन वो है जिसमें युग्मक बनते हैं, समसूत्री विभाजन वो है जिसमें दो नई पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। चले आगे, चलो भाई देखते हैं इसको। यहां पर हम बात कर रहे हैं कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। कोई भी कोशिका जो विभाजित होती है वो एक पर्टिकुलर साइकिल या एक लाइफ साइकिल को दोहराती है, और वो लाइफ साइकिल का टाइम क्या है, उसका लाइफ साइकिल का टाइम सब में अलग अलग होता है। किसी ऑर्गेनिज्म में ये 24 आवर्स का होता है, किसी ऑर्गेनिज्म में ये 90 मिनट का होता है। जैसे कि आप लोगों के एनसीईआरटी में दो एग्जांपल दिए हैं, ह्यूमन की एक सेल का 24 आवर्स है और ईस्ट की कोशिका का 90 मिनट है। तो यहां पर तो दिया हुआ है कि जब युग्मक दोनों मिलते हैं तो एक नई कोशिका जाइगोट का निर्माण करता है। जाइगोट विभाजन द्वारा असंख्य कोशिकाएं बनाती हैं और असंख्य कोशिकाओं से पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। यह ऑर्गेनिज्म वापस से ग्रो करता है और रिप्रोडक्शन करके अपने समान क्या करता है, संतति उत्पन्न करता है। किसी भी कोशिका में क्या होती है, सबसे पहले वो अपने साइज को बड़ी करती है, साइज के साथ में उसमें न्यूक्लियस में विभाजन होता है और ये दोनों न्यूक्लियस अलग अलग चल जाते हैं। यहाँ पर कोशिका द्रव्य विभाजन होने से दो नई कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। तो बस इसमें ये दिया हुआ है। कोशिका चक्र, कोशिका चक्र क्या है, एक महत्वपूर्ण क्रिया है जो एक सीक्वेंस में होती है। ये कोशिका चक्र दो पार्ट में कंप्लीट होता है, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज में वो सारे काम होते हैं जो एम फेज में रिक्वायरमेंट होते हैं। किसमें? एम फेज में। तो यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है क्या, कोशिका विभाजन से ही होता है वह संतति कोशिकाओं में इनकी पैतृक कोशिकाओं वाला जीनोम होता है। घटनाओं का वह अनुक्रम जिसमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन व संगठनों का संश्लेषण और उसके पश्चात विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाओं निर्माण करती है, इसे कोशिका चक्र कहते हैं। दो नई कोशिकाओं का निर्माण करती है जिसमें समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ जाए तो इसे बोलते हैं कोशिका चक्र। ये सारी घटनाएं आनुवंशिक नियंत्रण के अंतर्गत आती हैं। मतलब इनको कौन कंट्रोल कर रहा है बेटा? यहाँ पर जो सेल डिवाइड हो रही हैं उसका डिवीजन कंट्रोल कर रहा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, डीएनए के अंदर होती है इंफॉर्मेशन एज अ जीन। जीन क्या है? डीएनए का वह पार्ट है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है कि सेल को कितने टाइम और कब क्या करवाना है, विभाजन करवाना है। तो यहाँ पर कोशिका चक्र की प्रावस्थाओं की बात करें तो दो प्रावस्थाएं होती हैं, एक होती है इंटरफेज और एक होती है एम फेज। इंटरफेज में G1, S और G2। यहाँ पर ये क्या है, इंटरफेज को शो कर रहे हैं, और ये वाला शो किसको कर रहा है बेटा? सेल डिवीजन एम फेज को शो कर रहा है।
किसको शो कर रहा है बेटा? एम फेज को। तो इनको और डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, सूत्री विभाजन एम उस अवस्था को व्यक्त करता है जिसमें वास्तव में कोशिका विभाजन या समसूत्री विभाजन होता है। अंतरावस्था दो क्रमिक एम प्रावस्थाओं के बीच की प्रावस्था को व्यक्त करती है। मतलब एम, फिर यहां पर आएगा इंटरफेज, फिर आएगा एम, फिर आई, फिर एम, और आई में क्या होता है? जी एस, G1 S, G2 स्टेज होती हैं। तो इस तरह से ये चलता रहता है। अब यदि इस टाइम की बात करें, यहां पर जो दो स्टेज हो रही हैं एम और इंटरफेज, तो इंटरफेज में अप्रोक्सीमेट कितना 95% टाइम इंटरफेज में लग जाता है, या इससे भी अधिक टाइम किसमें लगता है? इंटरफेज में। तो यहां पर दो तरह से विभाजन होता है। एक विभाजन होता है केंद्रक का, जिसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। दूसरा विभाजन होता है कोशिका द्रव्य का, जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। और इसी दौरान ये विभाजन जब होते हैं जब डीएनए अपना अमाउंट बराबर रखेगा, और बराबर रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? डीएनए को रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण करना पड़ेगा। तो कैसे करता है वो हम देखते हैं। देखिए, इंटरफेज को तीन प्रावस्थाओं में बांटा गया है। कौन कौन सी है? G1 S, G2। ये रही G1 S और G2। तो ये इंटरफेज की तीन अवस्थाएं हैं। अब यहां पर हम G1 फेज की बात करते हैं कि G1 फेज समसूत्री विभाजन व डीएनए प्रतिकृति के बीच का अंतराल प्रदर्शित करता है। G1 कहां पर है? G1 यहां पर है। जो ये इंटरफेज है और ये सिंथेटिक फेज है और ये एम फेज है, इनके बीच आता है G1। लगातार वृद्धि करती है परंतु इसका डीएनए प्रतिकृत नहीं करता। एस फेज प्रावस्था के दौरान डीएनए का निर्माण व संश्लेषण व प्रतिकृति होती है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन की लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लेना। कब? एस फेज या संश्लेषण प्रावस्था के दौरान डीएनए का निर्माण व इसकी प्रतिकृति होती है। इसको अंडरलाइन कर लेना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। और एक और इंपॉर्टेंट लाइन, दौरान डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। यद्यपि डीएनए की प्रारंभिक मात्रा 2C थी, तो चिन्हित किए गए जाए तो बढ़कर 4C हो जाती है। बेटा यहां पर डीएनए का अमाउंट तो डबल हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? सेम रहती है। एस फेज में ये याद रखना। यद्यपि गुणसूत्र की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। यदि G1 प्रावस्था में कोशिका द्विगुणित होती है तो 2n गुणसूत्र, और S प्रावस्था के बाद भी इसकी संख्या वही रहती है। G1 अवस्था में अर्थात 2n ही होगी। तो यहां पर दिया हुआ है बेटा कैसे? S प्रावस्था में कोई गुणसूत्र ऐसा है। S प्रावस्था में कोई गुणसूत्र बेटा क्या है? ऐसा है। तो ये एक गुणसूत्र है, इसमें ये एक क्या है? सेंट्रोमियर है। जब ये गुणसूत्र ऐसा हो जाएगा तो यहां पर अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो गया है? बढ़ गया है। अब भी गुणसूत्र तो क्या है? एक ही है, दोनों में सेंट्रोमियर एक ही है। तो ये क्रोमोसोम एक है, ये भी क्रोमोसोम एक है, लेकिन इनके मध्य जो अनुवांशिक पदार्थ था यहां पर ये था, तो ये 2C था। अब अनुवांशिक पदार्थ क्या हो गया? 2C से इसमें क्या हो जाएगा? 4C। सो क्रोमोसोम तो सेम है, लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। किसमें? यहां पर एस फेज के बाद में। बात करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए इधर, प्राणी कोशिकाओं में एस प्रावस्था के दौरान केंद्रक में डीएनए का जैसा ही प्रतिकरण प्रारंभ होता है, वैसे ही तारक केंद्र में व कोशिका द्रव्य में प्रतिकृति होने लगती है। बेटा यहाँ पर एस फेज में कोशिका द्रव्य में क्या होता है? तारक केंद्र, जिसे हम सेंट्रियोल बोलते हैं, उसका भी क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है। कोशिका वृद्धि के साथ साथ सूत्री विभाजन हेतु G2 प्रावस्था के दौरान प्रोटीन का निर्माण भी हो जाता है। कोशिका वृद्धि भी करती रहती है और एस फेज के बाद में G2 में चली जाती है, और G2 के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या? प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि प्रौढ़ प्राणियों में कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती। एडल्ट में जैसे कि हम बात करें कि हमारी कोशिकाओं में यदि हृदय की कोशिकाएं और तंत्रिका कोशिकाएं हैं जो विभाजित नहीं होती, यदि ऐसे विभाजित होती है तो हमारे जो हमने पढ़ा है, हमने कुछ भी याद नहीं रह पाते, क्योंकि वो मेमोरी कोशिकाएं हैं, उनकी मेमोरी लॉस हो जाती। किसकी? नर्व सेल की।
हृदय कोशिकाएं और अनेक दूसरी कोशिकाएं यदा कदा विभाजित हो जाती हैं जब आवश्यकता पड़ती है। ऐसा तभी होता है जब क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को बदलने की आवश्यकता होती है। ये कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती जीवन अवस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंचती हैं, जिसे शांत अवस्था कहते हैं। ये याद कर लेना बेटा, शांत अवस्था ये रही, कहाँ होती है? जीवन के एंड पे। जीवन के एंड पर ये जी नोट स्टेज होती है, शांत अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में कोशिका की उपापचय रूप से सक्रिय होती हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होती हैं, लेकिन ये विभाजित नहीं होती। वह इनका विभाजन जीव की आवश्यकता अनुसार हो सकता है। यदि क्षतिग्रस्त हो गई हैं तो रिपेयरिंग के लिए विभाजन कर सकती हैं। प्राणियों में सूत्र विभाजन केवल द्विगुणित कायिक कोशिकाओं में दिखाई देता है। हालांकि इसमें कुछ अपवाद है, जैसे कि हैप्लॉइड अगुणित कोशिकाएं समसूत्र विभाजन करती हैं। और कहाँ करती है? उदाहरण के लिए नर मधुमक्खी, जैसे कि आपके यहाँ पर मधुमक्खियों में 3 टाइप के मेंबर होते हैं, ड्रोन, क्वीन और वर्कर। ड्रोन, क्वीन एंड वर्कर। तो ये जो ड्रोन है जिसे हम मेल बोलते हैं वो क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। इसके विपरीत पादपों में सूत्र विभाजन अगुणित एवं द्विगुणित दोनों कोशिकाओं में दिखाई देता है। जैसे कि पादप कौन सा है? एल्गी की बॉडी क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। तो हैप्लॉइड भी क्या करती है? समसूत्र विभाजन कर सकती है। किसमें? प्लांट में। अब यहां पढ़ेंगे सूत्री विभाजन या प्रावस्था, जिसे हम डिवीजन अवस्था भी कहते हैं। यह 4 स्टेज में कंप्लीट होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। बेटा यहां पर क्या होता है? केंद्रक के अंदर होता है डीएनए। मैं तुमको बता दूं, देखो इधर हम बात करते हैं कि यहां पर होता है न्यूक्लियस, ये होता है न्यूक्लियस, सॉरी सेल के अंदर ये होता है न्यूक्लियस, यह है न्यूक्लियस। और इसमें होता है डीएनए, ये रहा डीएनए, ये रहा डीएनए। इसी के साथ में यहां पर होते हैं बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन, ये हिस्टोन प्रोटीन। अब इनको समझना, ये तो है हिस्टोन प्रोटीन और ये है डीएनए। ये दोनों मिलकर बनाते हैं क्रोमेटिन और ये क्रोमेटिन मिलकर बनाता है क्रोमोसोम। क्या बनाते हैं बेटा? गुणसूत्र बनाते हैं। ये क्या थी हमारी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये क्या थी? सेल की मेम्ब्रेन। अब ये कैसे होता है? देखो इधर मैं बता दूं कि यहां पर इस डीएनए को मैंने बाहर निकाल दिया, ये है डीएनए और ये हमारे हिस्टोन प्रोटीन है। क्या है ये? हिस्टोन प्रोटीन, ये हिस्टोन प्रोटीन है। तो ये डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, मान लीजिए ये हिस्टोन प्रोटीन है और ये डीएनए इसको रैप करता है इस तरह से, ये बनाता है न्यूक्लियोसोम। इस तरह से बहुत सारे, मैं बता दूं आपको, देखो इधर बहुत सारे ये हिस्टोन प्रोटीन इस तरह से बहुत सारे होते हैं। और डीएनए जो 2 मीटर लंबा होता है, अप्रोक्सीमेट 2 मीटर लंबा डीएनए इस तरह से इसको रैप करता है और इनका कंडेंसेशन होता है। इस तरह की संरचनाएं आगे जाके इस तरह से बहुत ज़्यादा कंडेंसेशन हो जाता है और कंडेंसेशन से क्या बनाती है? एक पूरा क्रोमोसोम बनाती है। क्या बनाती है? क्रोमोसोम बनाती है। ये क्रोमोसोम बन गया, ये गुणसूत्र, ये क्या है बेटा? क्रोमोसोम। तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम, इसको बोलते हैं गुणसूत्र। तो ये गुणसूत्र किससे बनता है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर क्रोमोसोम। तो यहां पर ये प्रोफेज से स्टार्ट होता है, G1 S G2 में ये चलता रहता है कि डीएनए अपना डबल करें और यहां पर प्रोफेज में आते आते या मेटाफेज में आते आते ऐसा पूरा गुणसूत्र बना लें। ये न्यूक्लियोसोम होता है, फिर सोलेनॉइड होता है, फिर क्रोमेटिन। ये है क्रोमेटिन बनाकर क्या बनाता है? गुणसूत्र बनाता है। अब इसको देखते हैं, देखो इधर इसमें 4 अवस्थाएं होती हैं। क्या बोल रहे थे? देखो इधर, यह कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था है जिसमें कोशिका के सभी घटकों को बृहद
पुनर्गठन होता है, जनक व संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, इसलिए सम विभाजन कहते हैं। सुविधा के लिए सूत्र विभाजन को केंद्रक विभाजन की 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। यहाँ 2 होगा, एक तो कैरियोकाइनेसिस जहां केंद्रक का विभाजन होगा, साइटोकाइनेसिस जहां किसका, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। 4 अवस्था है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। इनको डायग्राम के थ्रू और बताते हैं। देखिए इधर कौन कौन सी स्टेज है। देखो ये तो है एनसीईआरटी की अर्ली प्रोफेज, जिसमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जितने भी सेल ऑर्गन है वो सब क्या होते हैं, डिसअपियर होते हैं। यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, वो पूरी तरह से डिसअपियर हो चुकी है। सेंट्रियोल अलग अलग पोल्स पर जा चुके हैं, इनसे तरकु तंतु निकलते हैं जिनसे ये जुड़ जाते हैं सेंट्रोमियर से। फिर मेटाफेज में मेटाफेज प्लेट बनाते हैं और फिर ये क्रोमोसोम क्या होता है, बढ़ जाता है, टूट जाता है। तो आधा क्रोमोसोम ऊपर चला जाता है और आधे क्रोमोसोम ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट किसका हो गया, क्रोमोसोम का डबल हो जाता है। यहाँ यदि 4 थे तो यहाँ 8 हो जाते हैं, 4 यहाँ पर एंड देन 4 यहाँ पर। अब इनके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आती है और इससे 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये टेलोफेज है और ये कौन सी अवस्था है, साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन। इसको और डिटेल में समझाते हैं। देखिए यहाँ पर ये सबसे बाहर वाली क्या होती है, सेल की मेम्ब्रेन। ये कैसी होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ये लिखा हुआ सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर ये क्रोमोसोम है, कितने क्रोमोसोम है बेटा, 4 क्रोमोसोम है। ये है अर्ली प्रोफेज। अब धीरे धीरे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, डिसअपियर होती है। ये सेंट्रियोल अपोजिट पोल्स पर पहुंचते हैं। ये यहाँ पर तारक केंद्र कहाँ जाएंगे, विपरीत ध्रुवों पर। विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुकी है। ये है मेटाफेज स्टेज में जा रहे हैं। इससे निकलते हैं तरकु तंतु जो चिपक जाते हैं कहाँ पर, इनके सेंट्रियोल से। ये है क्रोमोसोमल फाइबर। अब ये एक मेटाफेज प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं, एक मेटाफेज प्लेट बनाते हैं मेटाफेज में। मेटाफेज स्टेज में गुणसूत्रों की संरचना का अध्ययन किया जाता है, आकृति का एनाफेज में करते हैं। फिर इनका जो सेंट्रियोल है वो डिवाइड हो जाता है, जिससे आधे क्रोमोसोम ऊपर चले जाते हैं, आधे क्रोमोसोम नीचे। इस यहाँ पर 8 क्रोमोसोम होता है। एनाफेज में क्रोमोसोम की संख्या डबल हो जाती है, क्योंकि हमने यहाँ 4 लिए थे तो 4 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, टोटल 8 क्रोमोसोम हो गए। अब प्रोफेज में जो सेल ऑर्गन गायब हुए थे, जैसे कि केंद्रक झिल्ली, गोल्जी काय, अंतःप्रदेविक जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब प्रोफेज में डिसअपियर हुए थे, तो टेलोफेज में वो वापस से रीअपियर होते हैं और ये 2 केंद्रक बन जाते हैं। तो यहाँ टेलोफेज तक केंद्रक विभाजन होता है। फिर साइटोकाइनेसिस से इनका कोशिका द्रव्य भी विभाजित हो जाता है और 2 नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और यह क्रोमोसोम अपनी पहचान खो देते हैं। मतलब ये बने किससे थे, क्रोमेटिन से। क्रोमेटिन मतलब डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से। तो ये वापस से डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इस तरह से ये प्रोफेज कंप्लीट होता है किसमें, कायिक कोशिकाओं में। और इस तरह से समसूत्री विभाजन कंप्लीट होता है पूरा कायिक कोशिकाओं में, जिसमें गुणसूत्रों की मात्रा क्या होती है, समान रहती है। देखो इधर फर्स्ट पढ़ते हैं प्रोफेज अवस्था। इंटरफेज की S व G2 अवस्था के बाद प्रोफेज अवस्था में कैरियोकाइनेसिस का पहला पड़ाव होता है। S व G2 के पश्चात डीएनए के नए सूत्र बन जाते हैं, लेकिन आपस में गुथे होने के कारण स्पष्ट दिखाई नहीं देते। गुणसूत्रीय पदार्थ के संघनन प्रारंभ होता है। यह प्रोफेज की पहचान है। गुणसूत्रीय संघनन प्रक्रिया के दौरान गुणसूत्रीय द्रव स्पष्ट होने लगते हैं। तारक काय व तारक केंद्र, जिसका अंतरावस्था में इंटरफेज की एस फेज के दौरान जो अमाउंट डबल हुआ था वह अब विपरीत ध्रुवों की ओर जाता है। कहाँ जाएगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे जाता है। इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, देखिए। गुणसूत्रीय द्रव संघनित होकर ठोस गुणसूत्र बनाता है। प्रोफेज अवस्था में गुणसूत्र दिखाई देते हैं, लेकिन जो आपस में सेंट्रोमियर द्वारा जुड़े रहते हैं। इतने क्लियर नहीं होते हैं क्योंकि मेटाफेज में बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। इंटरफेज के समय जिस तारक काय का द्विगुण हुआ था वह कोशिकाओं में विपरीत ध्रुव की ओर जाने लगता है और प्रत्येक तारक काय से सूक्ष्म नलिकाएं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये रही माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये निकलती हैं, जो कहां मिलती हैं, यह क्रोमोसोम के सेंट्रियोल से जुड़ जाती हैं। प्रोफेज के अंत में यदि कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो इसमें गोल्जी काय, अंतःप्रदेविक जालिका, केंद्रिका, केंद्रक आवरण दिखाई नहीं देता। ये क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। मेटाफेज में क्या होता है, एक मेटाफेज प्लेट में, अब ये क्रोमोसोम में जो ये है ना, एक मेटाफेज प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, काइनेको। देखो मेटाफेज में गुणसूत्र 2 संतति अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है। कैसा बना होता है, गुणसूत्र 2 अर्ध गुणसूत्रों से, क्रोमेटिड से बना होता है, जो आपस में गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं। गुणसूत्र बिंदु के सतह पर एक छोटा बिंब आकार की संरचना होती है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। हमने पढ़ा था ये
सेल बायोलॉजी में सूक्ष्म नलिकाओं से बने हुए तर्कु तंतु से जुड़ने का स्थान ये संरचनाएं होती है। कौन सी? काइनेटोकोर, जो दूसरी ओर कोशिका के केंद्र में स्थित गुणसूत्र से जुड़े होते हैं। मध्य अवस्था में सभी गुणसूत्र मध्य रेखा पर आकर स्थित हो जाते हैं। किसमें? मेटाफेज प्लेट में। प्रत्येक गुणसूत्र का एक अर्ध गुणसूत्र एक ध्रुव से तर्कु तंतु द्वारा एक तो ऊपर जाएगा और एक नीचे जाएगा, काइनेटोकोर द्वारा जुड़ा रहता है। वही इसका संतति अर्ध गुणसूत्र तर्कु तंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर से विपरीत ध्रुव की ओर जाने लगता है, एक तो ऊपर जाएगा और एक नीचे जाएगा। मध्य अवस्था में जिस तल पर गुणसूत्र पंक्तिबद्ध होते हैं उसे मेटाफेज प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाफेज प्लेट। फिर इसके बाद में क्या आता है? एनाफेज। एनाफेज में ये कंप्लीटली कहां चले जाते हैं? अपने अपने ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। एनाफेज में क्रोमोसोम का अमाउंट क्या होता है? डबल होता है, क्योंकि एनाफेज में ही गुणसूत्र का जो सेंट्रोमियर है वो क्या होता है? डिवाइड होता है। एनाफेज के प्रारंभ में मध्य अवस्था पट्टिका पर आए प्रत्येक गुणसूत्र का एक साथ अलग होने लगते हैं। इन्हें संतति अर्ध गुणसूत्र कहते हैं, जो कोशिका विभाजन के बाद बनने वाले नए संतति केंद्र का गुणसूत्र बनेंगे। विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। जब प्रत्येक गुणसूत्र मध्य पटलिका या फिर मेटाफेज प्लेट से दूर जाने लगता है, तब याद रखना प्रत्येक का गुणसूत्र बिंदु ध्रुव की ओर जाता है, जो गुणसूत्रों को ध्रुव की ओर ले जाने का नेतृत्व करते हैं। यहां क्या होता है? इंपॉर्टेंट लाइन तो यह है, ध्यान देना। गुणसूत्र विखंडित, गुणसूत्र बिंदु विखंडित होता है और अर्ध गुणसूत्र अलग अलग हो जाता है। सेंट्रोमियर ब्रेकडाउन होता है और क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग कहां चलते हैं? ध्रुवों की ओर जाते हैं। लास्ट है टीलोफेज। टीलोफेज में वापस से जो प्रोफेज में गायब हुए थे वो आते हैं। गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं और इनकी पृथक पहचान समाप्त हो जाती है। मतलब ये वापस से डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन में टूट जाते हैं। गुणसूत्र समूह के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है। ये केंद्रक झिल्ली आ जाती है, इनके चारों तरफ केंद्रिका, गोल्जिकाएं व अंतःप्रदेश जालिका का पुनर्निर्माण हो जाता है। बेटा हमने यहां तक ये पढ़ा कंप्लीट, इसमें सेल डिवीजन के अंदर समसूत्री विभाजन वाला पोर्शन, जिसमें कैरियोकाइनेसिस पढ़ा है। आगे हम लेकर आएंगे इसमें कोशिका द्रव्य विभाजन पादपों में और जंतुओं में, फिर पढ़ेंगे मियोसिस के बारे में, अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। यहां तक आपको जो भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं टू द एनसीईआरटी बस पॉइंट टू पॉइंट आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ये जो वो लेक्चर है वो बच्चे देख रहे हैं, मुझे लगता है जो 12th पास आउट है, इवन ग्रेजुएट है, जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर भी बायोलॉजी आती है उन सब के लिए ये कंटेंट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।